करें स्टार्ट। हैं 30-40 सेकेंड्स हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें एक्स और वाई प्रोडक्ट बन रहे हैं। लिया CCl4 KOH हीट इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो आपको याद है RTR रिएक्शन पड़ी थी जिसमें CHCl3 लेते थे, लेकिन उसमें RTR में बनता था सैलिसिलडिहाइड और एक पैरा पर CHO ग्रुप। लेकिन जब CCl4 लेते हैं तो COOH का फॉर्मेशन ऐसा होता है। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था RTR के साथ साथ, याद होगा सब लोगों को। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं एक्स और वाई, और उन दो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज मैच करनी है हमको। पहली बात ये बतानी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। दूसरी बात ये बतानी है वाटर में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है। तीसरी बात ये बतानी है कौन ज्यादा वोलेटाइल है, तो वोलेटिलिटी किसकी ज्यादा है। और चौथी बात बतानी है एमपी। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। P ऑप्शन x ग्रेटर देन y, Q ऑप्शन y बराबर x, R ऑप्शन y ग्रेटर देन x, S ऑप्शन कांट से। अब कांट से में कुछ तो कह ही सकते हैं। सुनो, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो देखो OH से मत देखने लग जाना। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, उसके भी ऑर्थो पर ग्रुप सब्स्टिट्यूट है, तो ऑर्थो वाले जो सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स ज्यादा एसिडिक होगा वाई से, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का तो ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं H2O सॉल्युबिलिटी। पानी में कौन ज्यादा सॉल्युबल होता है, जिसका म्यू ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोगों ने ये तो पढ़ाया है मैंने। तुम याद करो आइसोमेरिन में मैंने बहुत सारे पॉइंट पढ़ाए थे। 6 मॉलिक्यूल का क्या क्या ज्यादा होता है। ट्रांस की दो चीजें ज्यादा बताई थी, चलो तुम्हें बताता हूँ, सबको रिवाइज कराते हैं। ट्रांस वाले आइसोमर में दो चीजें ज्यादा बताई थी, एक तो स्टेबिलिटी और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट। याद आया। और मैंने तब ये कहा था कि जितना मॉलिक्यूल में लीनियरिटी होगी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वैलिड है। और साथ में फिर सिस वाले केस में सबको ज्यादा बताया था, तो कहा था सॉल्युबिलिटी सिस की इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि पोलर होता है सिस। जितना ज्यादा पोलर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। आ जाओ वाटर में सॉल्युबिलिटी अगर मेजर करें तो इन सबके केस में बच्चे पता क्या गलती करते हैं। ये बताओ सीडोलेस का डायपोल मोमेंट किधर होगा, अंदर या बाहर। सीडोलेस से दूर या सीडोलेस के पास। तो सीडोलेस का डायपोल मोमेंट होता है इधर। कैसे, सीडोलेस -m इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। और OH का डायपोल मोमेंट इंडक्टिव वाला मत बताना, मेसोमेरिक वाला बताना। OH इलेक्ट्रॉन देता है, वो बड़ा इफेक्ट है, इसलिए OH से दूर। पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे चलो एक थोड़ा सा और बता देता हूं इसको। जैसे लोग पूछते हैं कि बताओ इस वाले मॉलिक्यूल में इसका डायपोल मोमेंट किधर होगा, इधर साइड होगा या इधर साइड होगा। लोग सोचते हैं क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सिर्फ इंडक्टिव से देखेंगे तो लोगों को लगेगा ये, जो कि गलत है। क्लोरीन अपने लोन पेयर देता है और इस तरीके से ओपन करता है, इसलिए म्यू ऐसे आएगा। यहां पर माइनस चार्ज, यहां पर Cl पर प्लस चार्ज, म्यू बराबर Q इंटू डी। इसलिए मेजर डायपोल मूवमेंट का जो वेक्टर होता है वो मेसोमेरिक इफेक्ट से डिसाइड होता है, ना कि इंडक्टिव से, जो अब तक आप करते आए हो। पहले बताओ ये आपको कंक्लूजन समझ में आ रहा है थोड़ा सा। अगर ये कंक्लूजन समझ में आ रहा है तो OH का वेक्टर इधर, तो इसके केस में OH का वेक्टर इधर और COOH का वेक्टर इधर। क्या लगता है किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, वाई, क्योंकि दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं। नहीं तो पता है लोग क्या करते हैं, लोग इंडक्टिव से देखते हैं तो अपोजिट आंसर निकाल लेते हैं। ठीक, तो वाई का डायपोल मोमेंट ज्यादा, तो वाई की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी किसमें, पानी में। इधर आ जाओ वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी डिसाइड होती थी इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले फैक्टर से। कहते थे इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसके केस में इंटर करने वाले ऐसे करके इंटर करेंगे, यहां पर एक्स्ट्रा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा।
जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसकी वॉलेटिलिटी कम होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, हाथ पे रखोगे उड़ जाएगा कम टेम्परेचर पे। तो कौन ज्यादा वॉलेटाइल हुआ? एक्स ज्यादा वॉलेटाइल हुआ। तो इसका आंसर ये है। फिर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। जो जितना ज्यादा लीनियर हो उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा, इसलिए उसका आंसर ये है। समझ आया सब लोगों को कॉन्सेप्ट क्या था? नोट करिए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में ये बताना है इस वाले मॉलिक्यूल की रिएक्शन दो इक्विवेलेंट NaOH के साथ कराई जाती है। यहां पे NO2 लिखा हुआ है, यहां पे OH लिखा हुआ है, ये OH लिखा हुआ है और ये COOH लिखा हुआ है। सिर्फ दो इक्विवेलेंट NaOH डाले गए तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? तो देखो सबसे पहले NaOH बेस है, किसके साथ रिएक्शन करेगा? जो मोस्ट एसिडिक ग्रुप होगा। इन सब में सबसे पहले यहां रिएक्शन करने वाला तो बोल सकता हूं COO- Na+ बन जाएगा। अब इसके बाद तो सबसे पहले फिनॉल की बारी आएगी। ये ऑर्थो वाला फिनॉल है और ये पैरा वाला फिनॉल है। आपको पता है पैरा ज्यादा होता था, इकलौता केस जहां हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, है ना? चलो बता देता हूं इसके बारे में। अगर कोई आपसे पूछता है कि इन दोनों में से एसिडिटी का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पर -M लगता है और यहाँ पर -M और -I दोनों ग्रुप लगते हैं। लेकिन इसके केस में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, इसीलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इस वजह से अगर सेकंड वाला अगर NaOH का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा तो पैरा पर रिएक्शन करेगा O-Na+, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? अगला एक्सप्लेनेशन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बेसिसिटी ऑर्डर बताना है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए पार्ट में लिख रहा हूं, इस पर NH2 है। क्वेश्चन लिखते समय देखा करो क्वेश्चन को, आधा थिंकिंग तो वहीं से आ जाता है। मिथाइल मिथाइल NH2 और ऐसा NH2, ये डी पार्ट है,
और यहाँ पर मिथाइल है, ये ए बी और ये सी पार्ट है। मुझे बताना है बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहली बात, नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस, 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 नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस ऑलवेज ज्यादा। फिर बात करते हैं इन तीन की। इन तीन में ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड दोनों साइड से, इस केस में ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एक साइड से, इसके केस में नो ऑर्थो सब्सटीट्यूशन। ऊपर से इस वाले CH3 का प्लस एच इफेक्ट लग के इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो रही होगी, इसलिए सी आगे आ जाएगा ए और बी से। ये बात तो क्लियर होगी सबको। अब आ जाते हैं इन दोनों के केस में, ए और बी में कैसे डिसाइड करेंगे। यहां दोनों तरफ से ऑर्थो पे गिरा हुआ है, डेफिनेटली कम बेसिक होगा, और इसमें एक तरफ का ऑर्थो गिरा हुआ है, ज्यादा बेसिक होगा, इसलिए मैं बोल सकता हूं बी और ए का ऑर्डर ये होगा। बात समझना बहुत आसान है। अगले ऑर्डर पे आ जाते हैं, सुनो। इसी का बी पार्ट, यहां पर NH2 ग्रुप, अब वहां नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन मिसिंग है, वो बना लेना। यहां पर कीटोनिक पार्ट और ये NH2 पार्ट। ए बी सी डी नहीं दे रखा क्या? हाँ दे रखा है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी के केस में लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं बेंजीन के साथ, सी के केस में लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं बेंजीन के साथ, ए के केस में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ए ज्यादा बेसिक होगा। लेकिन बी और सी में बड़ा प्यारा कंक्लूजन है। जब बी रेजोनेंस करने आएगा तो पहले ऑर्थो पे आते हैं लोन पेयर, फिर पैरा पे आते हैं, और जब ऑर्थो पर जाएंगे तो कीटोन का माइनस है। लेकिन इसके केस में यहां पे पहले ऑर्थो पे यहां आएंगे, इसका ऑर्थो ये है, फिर पैरा ये है, और फिर ऑर्थो ये है, फिर से कीटोन का माइनस है। यानी कि दोनों में बेंजीन का रेजोनेंस है और दोनों में कीटोन का माइनस एम है। तो फिर कैसे डिसाइड करें? इसका मतलब ये सिंपली इस बेसिस पर डिसाइड करवा रहा है कि यहां पे थोड़ा बहुत प्लस है, इसका आ रहा होगा, और कुछ नहीं है, इसलिए सी ज्यादा बी से। बिकॉज रेजोनेंस माइनस एम, रेजोनेंस माइनस एम, दोनों का इफेक्ट सेम है। हाँ थोड़ा बहुत इसका भी दे सकते हो कि इसका माइनस है, इस पर ज्यादा कम कर रहा होगा, पास में है, इससे दूर है, साथ साथ प्लस आई भी है, 2 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन से, इसलिए हर केस में सी ज्यादा बी कम। लेकिन पता है मिस क्या कर देते हैं बच्चे? मैं ये सोचता हूं कि अगर मान लो ये नाइट्रोजन यहां होता तो फिर माइनस में इफेक्ट लगता नहीं ना सी डबल बॉन्डो का, और इसका माइनस में इफेक्ट लगता, तो फिर सी जीत जाता ड्यू टू एम इफेक्ट। अभी इस समय एम दोनों तरफ सेम है। ठीक, नोट करो यहां तक। कृतिन मौर्य नोट कर लिया तुमने? पहले ही लिख लेते हो? इतनी तेज तो लिख नहीं सकते हो तुम, बदमाशी मत दो, पढ़ लो बेटा।
आगे एक मैं थ्योरी पॉइंट रिवाइज कराने वाला हूँ सब बच्चों का, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे उसको। और वो थ्योरी पॉइंट है, हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना सीखा था। डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें, जिसमें टोटल मिला के 5 या 6 रूल है। उन 6 को सिक्वेंसली लगाना है कि पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और स्टेबिलिटी आ जाती है। बता दूं उसको? तो पहला रूल ये था कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू चार्ज स्ट्रक्चर। ये रूल तो था ही। और इसके रूल के साथ साथ दूसरा ये रूल था जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है, और इससे बहुत सारे आंसर आ जाते हैं। पता आपको पहला रूल क्या है? न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू चार्ज। दूसरा रूल है जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तीसरा रूल ये था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, लिख देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज प्रेफर करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज प्रेफर करते हैं फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी, राइट। फिर ये रूल लगाएंगे। फिर फोर्थ रूल कौन सा लगाते हैं, जो भी मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि प्लस माइनस के बीच में जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जिसमें प्लस माइनस की डिस्टेंस दूर होगी। ठीक है। फिर फिफ्थ रूल क्या लगाते थे? फिफ्थ रूल प्लस माइनस की डिस्टेंस के बाद फिफ्थ रूल लगता था इफेक्ट्स के बेसिस पर। जैसे ये एक कंपाउंड मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके कैनोनिकल बनाने को बोले जाए तो एक ऐसा बनेगा प्लस माइनस, इसके कैनोनिकल बनाने को बोले जाए तो एक ऐसा बनेगा माइनस प्लस। और ये तब तुम लोगों को कम समझ में आया होगा क्योंकि तब तक मैंने इफेक्ट्स उतने अच्छे से आप लोगों को पता नहीं कितना आया होगा। देखो प्लस माइनस बना लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लो, कंपेयर करो, फर्स्ट में ज्यादा पाई बॉन्ड है, न्यूट्रल है, फर्स्ट ज्यादा, इन दोनों को कंपेयर करो। 0.2 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल 0.3 इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव सब जगह कार्बन कार्बन है, फंडा फेल। 0.4 प्लस माइनस की डिस्टेंस इक्वल 0.5 इफेक्ट्स, ये CH3 है, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो सकता है, हाँ। और यहाँ माइनस है, CH3 अपना प्लस इफेक्ट लगाएगा और डिस्टेबलाइज कर देगा। तो ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हुआ ना एज कम्पेयर टू दिस। तो ऐसे केस में बोलते हैं कि थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड। तो ये बहुत कम लगाने को मिलता है, सबसे आखिरी में आता है ये। क्लियर है सब लोगों को स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करनी है? तो ऐसे हम लोग स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। सब कुछ लिखा हुआ है कॉपी पे, लिखना कुछ नहीं है। आ जाओ CRQ निकालो सब लोग, मैं अब ओरली बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 28 के बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं। अरे ऑक्टेट कंप्लीट वाला बेटा यही कंप्लीट हो गया, न्यूट्रल और चार्ज में, वो पहले 2 में ही आ जाता है। CRQ है सब पे, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 28? नहीं दिख रहा? चश्मा से ऑफ करो। 28 दिख रहा है क्वेश्चन सबको? ऐसे कितने बच्चे हैं जो CRQ नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं? रेंज हैंड करो। तो तहल का समझा हुआ पूरी क्लास में इधर उधर। कराएं डिस्कशन? अरे इतने सारे ऑप्शन है बोर्ड पे कैसे लिखूंगा, पूरी साल निकल जाएगी। बाटी किसको है? देखो जरा 28 का पहला पार्ट देखो, पहला न्यूट्रल है दूसरा चार्ज है, बोल सकता हूं पहले में पहला स्टेबल होगा, है ना। दूसरा देखो, एक में चार्ज दोनों पर है, एक में पाई बॉन्ड ज्यादा है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रूल मत लगाना, पहले पाई बॉन्ड वाला रूल लगेगा, है ना। तो दूसरे वाले में पाई बॉन्ड है, पहले वाले में पाई बॉन्ड नहीं है, पक्का बोल दूंगा दूसरा ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। समझ आ रहा है सबको? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में पहला न्यूट्रल दूसरे चार्ज, तो सबसे पहले पहला ज्यादा स्टेबल दिखा सबको। फिर दोनों में कंपेयर करो, एक में पाई बॉन्ड है दूसरे में पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब तीसरा पहले आएगा दूसरा बाद में आएगा। क्लियर? अरे क्लियर या नहीं क्लियर?
सीआर की पीडीएफ फॉर्म में। अब तो रोना शुरू कर दिया इन लोगों ने। लिखूं मैं? थर्ड से शुरू कर रहे हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक O माइनस। अब जो लोग ऐसे बंद करके बैठे हैं वीडियो, अब आ जाओ, इधर आ जाओ। जब मैं लिख रहा हूँ सब लोग इधर ही देखो फिर। प्लस यहाँ पे फोर्थ। आप लोगों को क्वेश्चन नहीं लिखना है, सामने देख के आंसर लिखते जाओ, 1 2 3 4 1 2 3 4, जब तक मैं नोट कर रहा हूँ। करो सब बच्चे, सब लोग सामने देख के आंसर लिखते जाओ। माइनस NH2 प्लस डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड पे माइनस चार्ज। फर्स्ट देखो, चलो लिखना बंद करो, अब करते हैं एक्सप्लेन। इन सब में पहले न्यूट्रल, तो वन की स्टेबिलिटी ज्यादा, ए बी सी मान लो वन तो है, ए की स्टेबिलिटी ज्यादा। बी और सी में कंपेयर करोगे, सी में पाई बॉन्ड है, बी पीछे आएगा, सी आगे आएगा। इसमें देखते हैं, इसमें ए बी सी करोगे तो ए न्यूट्रल, बी और सी में कंपेयर करोगे तो डिस्टेंस पास है, यहाँ डिस्टेंस दूर है, जिसमें पास होती है वो ज्यादा स्टेबल, जिसमें दूर होती है वो कम स्टेबल। इसको देखो, यहाँ पर चार स्ट्रक्चर है, तो ए वाला न्यूट्रल है, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी, इसको डी। अब बी वाले में दो पाई बॉन्ड, यहाँ एक पाई बॉन्ड, यहाँ जीरो पाई बॉन्ड, तो बी सी डी, काम खत्म, क्योंकि सीक्वेंस वाइज रूल लगाना है आपको। इधर देखो, ये चार स्ट्रक्चर हैं, ये न्यूट्रल इसलिए ए आगे। इन दोनों में देखोगे तो दो दो पाई बॉन्ड, इसलिए डी सबसे पीछे। बी और सी में कंपेयर करोगे, नेगेटिव चार्ज उसी पर है, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा परेशान होगा, इसका मतलब सी ज्यादा स्टेबल, बी कम स्टेबल। समझ आ रहा है सबको? देखो हाँ भी नहीं कर रहे हैं। इधर सेवेंथ वाला क्वेश्चन अच्छा बनाया, देखो। पहला, कोई भी न्यूट्रल नहीं है, पहला रूल फेल। दूसरा रूल, पाई बॉन्ड बराबर, दूसरा रूल फेल। तीसरा रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, दोनों कार्बन कार्बन है, फेल। नेक्स्ट रूल, फिर देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, फेल। तो लास्ट देखना पड़ेगा इफेक्ट्स। ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये कम स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसलिए ए ज्यादा स्टेबल, बी से। पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। ये लास्ट देखो, ए न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल, इसमें प्लस माइनस पाई बॉन्ड बराबर है, तो चार्ज में डिस्टेंस देखेंगे, चार्ज में डिस्टेंस यहां पे ज्यादा है, तो इसलिए बी सी आंसर। करिए।
ठीक है, 6 में बी एंड सी का ऑर्डर, 6 वाले में बी और सी कंपेयर करें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम। देन फिर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे उतना स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल मान लो एटम ए बी सी डी ई एफ यहां तक जा रहे हो, ए से लेके जेड तक, तो जेड इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल यहां होगा और सबसे कम स्टेबल यहां होगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए बी कम होना चाहिए, सी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। अरे हाँ, पाई बॉन्ड से ऊपर न्यूट्रल स्ट्रक्चर और पाई बॉन्ड दोनों सेम होते हैं। तो जैसे मान लो दो सेम स्ट्रक्चर दिखेंगे, जैसे ये दोनों पाई बॉन्ड दिखेंगे तो इन दोनों में कैसे डिसाइड करोगे? इन दोनों में डिसाइड करने के लिए देखोगे ना ये न्यूट्रल है, नॉन न्यूट्रल है, जो मैंने बोल के बताया था क्लास में मिस्टर अजय, है ना। चलो कुछ मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा ट्विस्ट बना रहना चाहिए क्लास में। इस वाले कंपाउंड के, ये क्वेश्चन अभी मैं 11th में करा रहा था, इस वाले कंपाउंड के नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। और इसमें लिख के क्या बता रहे हो? ऐसे देखो इसकी तरफ तो बता दोगे। गलत आंसरों की भरमार करते हुए बच्चे, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, या तो किसी को आंसर, अरे 5 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एक तो ये बनेगा, एक प्लस चार्ज यहाँ घूमेगा, ऑर्थो पे आएगा, फिर पैरा पे जाएगा, फिर ऑर्थो पे जाएगा, फिर पैरा पे आएगा, जो गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ करे जा रहे हो। नाइट्रोजन अगर ऐसे करके इलेक्ट्रॉन घुमाने लग गया, ऐसे प्लस, नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5। नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड मंगल ग्रह पे भी नहीं मिलते हैं, तो इसके कौन कौन से कैनोनिकल होंगे? सिर्फ यानी कि नाइट्रोजन वाला पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं घूमता है, सिर्फ बेंजीन के अंदर घूमना हो जाएगा। सिर्फ ये 2 कैनोनिकल होते हैं इसके। पता नहीं क्या बता रहे हो, 4 5 6 7। मना किया था कि नहीं किया था? नाइट्रोजन का प्लस चार्ज नहीं घूमने जाता है, अरेंज वाले चैप्टर में मैंने लिख के बताया ये सब चीज। अब वहीं अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि PS3 प्लस, बताओ इसके कितने कैनोनिकल बनेंगे? अब सांप सूंघ गया सबको। अरे इसके कितने कैनोनिकल बनेंगे? 5 ना। फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल होती है ऑक्टेट एक्सपेंड करने के लिए। तो पहले प्लस ऑर्थो पर, फिर पैरा पर, फिर ऑर्थो पर, फिर फास्फोरस पर, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसीलिए आगे अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि PS3 प्लस, इसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल डाल रहे हो तो ये मेटा रिएक्टिंग होगा, और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर बता सकते हो आप बिकॉज ऑफ -n। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH3 प्लस में इलेक्ट्रोफाइल डाला जाए तो ये भी मेटा रिएक्टिंग होगा, लेकिन उसके पीछे -n इफेक्ट नहीं था। उसके पीछे हमने इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा करा के देखा था, और फिर देखा था हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहां स्टेबल बन रहा है ना। छापो।
एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से, क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे ही लिखा है, तुम लोग अपने हिसाब से कुछ भी नंबर डाल दो। ये बताना है मोस्ट बेसिक कौन सा है इनमें से। ऑल आर इक्वली बेसिक। करो बेटा आंसर बताओ जरा, थोड़ा सा प्रतिभा का प्रदर्शन करो अपनी। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? कल पीएनसी की क्लास है, सभी को अटेंड करनी है। क्लियर है? क्लियर हो तो चैट में यस लिखकर सेंड कर दीजिए। आप लोग बोल रहे हैं कि आप बोले? अरे यस मुझे नहीं सेंड करना है, गजब बच्चे हैं। इसका आंसर बताओ मुझे तो, मोस्ट बेसिक कौन है। मोस्ट बेसिक बेटा ये सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन है, मोस्ट बेसिक में कोई एक ही होगा, दो कैसे हो सकते हैं। इंग्लिश समझते हो, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। बेटा आंसर जब बताओ ना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख के बताओ, ड्यू टू व्हाट, नहीं तो तुक्के मारने में तो मुझे पता है, पढ़ा है तुम लोगों को। ये लेस रेजोनेंस, जो लोग रेजोनेंस वाला हथियार अपना रहे हो, इसमें से किसी भी नेटिजन के लोन पे रेजोनेंस करने नहीं जाएंगे, क्योंकि सारे नेटिजन ने डबल वन बना रखा है, अल्लाह कहीं का। ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट एनिलीन में लगता है, एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2, हर जगह ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता है। बहुत दुख की बात है, इतना पढ़ाने के बाद। हमें नायक दोनों एक साथ डोनेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ रूल देखा है क्या हमने कि तीन तीन नाइट्रोजन है, दो दो नाइट्रोजन है, चार चार नाइट्रोजन? अभी थोड़ी देर पहले मना की थी, इस टाइप से कभी चेक नहीं होता है। ठीक है, जितने भी आंसर बताए वो सारे गलत हैं, लॉजिक सुन लो। इन सब में से इन सब में से सबसे ज्यादा बेसिक है सी। द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट, कि अगर मैं यहां पर H प्लस प्रोटोनेट करा लूं, प्लस चार्ज बना लूं, तो इट इज स्टेबलाइज बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि बाकी में ऐसा नहीं हो सकता। लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? लिखो, खुद से मत सोच लेना कभी भी, पर जल्दी लिखो। अनन्या प्रसाद, लिख लिया तुमने?
और कराएं थोड़े ऐसे क्वेश्चन? पहले ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी कंपाउंड ऑफ लोन हाउ मेनी कंपाउंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जिसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं? चलो भाई ये तो खुद से कर दो, तुम लोगों के लेवल का क्वेश्चन है। अब तो ये भी नहीं करोगे फिर क्या करोगे? नंबर ऑफ कंपाउंड in which lone pair of nitrogen is involved in resonance। करो। The compounds which are unstable at room temperature। हाँ भाई, यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर चले जाएंगे, यहाँ पे लोन पेयर जा सकते हैं, यहाँ नहीं जाएंगे। डबल बॉन्ड वाले लोन पेयर कभी नहीं जाते हैं, इसके लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे। यहाँ पर नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ ब्रेड्स रूल। और यहाँ पे तो पक्का जाएंगे। तो कितने जा सकते हैं? 1 2 3 4। कितने बच्चों को सही है? हाथ उठाओ। ये तो सही होगा सबका। हाँ, ये भी ना सही हो। अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, बताओ क्या पूछा है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक सिस्टम हाईली स्टेबल, नॉन एरोमेटिक सिस्टम आर क्वाइट स्टेबल। क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं। इनमें से ढूंढना है एंटी एरोमेटिक। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ये एंटी एरोमेटिक होगा। इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर नहीं घूमेंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ये भी एंटी एरोमेटिक होगा। ये 6 पाई के साथ एरोमेटिक है क्योंकि बेंजीन है। ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, ये भी नॉन एरोमेटिक सिस्टम है क्योंकि साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है। इसमें माइनस प्लस तोड़ के इसको एंटी एरोमेटिक सिस्टम बोलते थे। तो टोटल 3 कंपाउंड ऐसे होंगे जो अनस्टेबल होंगे एट रूम टेम्परेचर। इस केस में एसिडिटी ऑर्डर बताना है। ओएमई प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, ये 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है या माइनस एम है, सबसे ज्यादा एसिडिक ये, फिर ये सबसे कम प्लस एम के केस में, क्योंकि एसिडिटी डिक्रीज कर देगा। नोट करो।
Question number 32. CH3, a 5-membered ring. ये C है, ये B है और ये A है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसमें पता क्या पूछा है? रैंक द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये लिख रहे हो क्या तुम लोग? लिख लिया ना? तो सुनो क्वेश्चन। पूछा है इस क्वेश्चन में, रैंक द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेटेड बाय द एरो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। उसने सिस्टम की एनर्जी नहीं पूछी, उसने बेसिसिटी नहीं पूछी, उसने ये पूछी है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लोन पेयर। इन लोन पेयर्स की एनर्जी के सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है। क्या हमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पता है? सोच सकते हैं। अगर किसी के नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होंगे, डेफिनेटली उस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के पास मिनिमम एनर्जी होगी। सोचा हो सकता है? यानी कि मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी करने वाला जो नॉन बॉन्डिंग पेयर होगा दैट विल बी ए, क्योंकि कहीं पर भी रेजोनेंस नहीं है। जो बी वाला स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस में है और जो सी वाला स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस में है। अब बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये, कैसे? ये जो रेजोनेंस है वो -m के साथ लगेगी लॉन्ग कॉन्जुगेशन ऐसे, पहले यहां, फिर कीटोन पर, फिर वापस यहां, फिर इस ऑर्थो पर और फिर वापस नाइट्रोजन पर। जबकि इसमें सिर्फ इसके साथ है, ओनली विथ कीटोन ग्रुप। आई कैन से दैट दिस बी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बी वाले हैं वो ज्यादा रेजोनेंस कर रहे हैं, बेंजीन एज वेल एज कीटोन। और यहां सिर्फ कीटोन वाली हो रही है, तो ज्यादा एनर्जी सी की होगी, सबसे कम एनर्जी हो जाएगी बी की, विच आर मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आया समझ? नोट करें। इतना सब कुछ रिवीजन कराने के बाद अब मैं गारंटी से कह सकता हूं जो भी क्वेश्चन जिस भी पेपर में आएगा एडवांस मींस वो आपका देखा हुआ होगा।
देखो भाई 33 में मुझसे पूछा है ए बी सी को एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करिए, तो ए बी और सी तीनों के हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तीनों अल्कोहल हैं। ए से अगर आप H प्लस बाहर निकाल दो तो O माइनस एक बार अल्कीन के साथ रेजोनेंस करता है। बी से आप H प्लस बाहर निकाल दो तो जो माइनस बनेगा वो अल्कीन के साथ भी रेजोनेंस करेगा और कीटोन के साथ भी रेजोनेंस करेगा। ये बात समझ आ रही है सबको? और अगर HC से बाहर निकाल दो तो O माइनस कहीं रेजोनेंस नहीं करता है, तो सबसे कम HC एसिडिक होगा, उससे ज्यादा HA एसिडिक होगा और सबसे ज्यादा HB एसिडिक होगा। क्लियर है सबको? सोचा हो सकता था। इसमें मुझे ABCD की एसिडिटी बतानी है, तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड H, ऑक्सीजन से कनेक्टेड H, कार्बन से कनेक्टेड H और कार्बन से कनेक्टेड H, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन से कनेक्टेड H ज्यादा एसिडिक होता है। यहां से H प्लस बाहर निकालोगे कोई रेजोनेंस नहीं होगी, यहां से H प्लस बाहर निकालोगे कोई रेजोनेंस नहीं होगी, लेकिन दो फ्लोरीन लगा के दे रखे हैं यानी कि माइनस आई इफेक्ट है, तो O माइनस स्टेबल होगा यानी कि HA ज्यादा एसिडिक होगा। किससे? HB से। अब आ जाते हैं HC और HD जो कार्बन से कनेक्टेड H हैं। यहां से H प्लस बाहर निकालोगे माइनस बनेगा, माइनस आई से स्टेबलाइज्ड है ना, और यहां से H प्लस बाहर निकालोगे ऑक्सीजन के लोन पेयर के नीचे माइनस चार्ज, हाईली अनस्टेबल, माइनस माइनस में रिपल्शन होगा, इसीलिए HC ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू HD। क्लियर है क्या सबको? ठीक है, करो ये दोनों नोट करो जब तक मैं 34 लिखता हूं। 34 और 35 एक ही क्वेश्चन है। थर्टी फोर 35 वो गलती से क्वेश्चन दोनों सेम ही है। क्या करना है इसमें, कौन सा 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कौन सा 2 डिग्री हाइड्रोजन है, कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा अल्काइल हाइड्रोजन है, कौन सा विनाइल हाइड्रोजन है, कौन सा एल्काइल हाइड्रोजन है। ये फालतू काम करना जानते हो सब लोग? अरे तो आता होगा, और क्या सीखा तुम लोगों ने? यही तो आता तुमको। ये कर लो, ये करो अभी। और इसमें ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी एसिडिटी बतानी है, कौन सा एक्स्ट्रा जल्दी रिमूव होगा, तो ये भी करके देखो। 2 मिनट दे रहे हैं। डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं? अच्छा, एक कार्बन से जितने कार्बन कनेक्टेड होते हैं वो कार्बन की डिग्री होती है, और हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड होता है वो हाइड्रोजन की डिग्री होती है। वही पूछे आपसे। तो HE 3 डिग्री है, HD 2 डिग्री है, HC 2 डिग्री है, HB 2 डिग्री है, HA 1 डिग्री है।
इसमें विनाइल हाइड्रोजन जो विनाइलिक ग्रुप से कनेक्टेड है, अलाइल हाइड्रोजन HC और HE हो जाएंगे अलाइलिक पोजीशन पे, और बचे हुए HA और HB अल्काइल हाइड्रोजन हो जाएंगे। जो विनाइल और अलाइल ना वो अल्काइल। ठीक। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ H प्लस, सबसे आसानी से वो H प्लस बाहर निकलेगा जिससे बनने वाला माइनस चार्ज स्टेबल हो। यहाँ पर माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। E और C का जो अनाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। फिर HD आएगा, फिर HA और HB आएगा। सुनो, अच्छा क्वेश्चन बनता जा रहा है। H प्लस हटाओ, माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देखो, घूमता हुआ माइनस ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए E और C ऐसे। लेकिन HC क्योंकि 2 डिग्री है इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा नहीं, इसलिए आसानी से कौन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा? HC। अभी मैं ये किसका ऑर्डर लिख रहा हूं? इनके कार्बन पर बनने वाले अनाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। किसके कार्बन पर बनने वाले? HC को हटा के इस पर माइनस बनेगा तो सबसे ज्यादा HC वाला अनाइन स्टेबल होगा, फिर HE वाला स्टेबल होगा। मैंने HD आगे क्यों लिखा है आपको समझ में आ रहा है? sp2 पर बनने वाला अनाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू sp3 पर बनने वाले अनाइन के, राइट? परसेंटेज एस कैरेक्टर की वजह से। और फिर ए और बी में ए ज्यादा स्टेबल होगा एज कम, यहां आएगा डी, ए ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बी क्योंकि ये 1 डिग्री अनाइन है और ये 2 डिग्री अनाइन है। ये sp2 वाला है, ये 2 डिग्री प्लस अलाइलिक है और ये 3 डिग्री प्लस अलाइलिक है। अब मुझसे पूछा ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, सबसे आसानी से कौन निकलेगा? सबसे आसानी से कौन निकलेगा? HC। तो यही ऑर्डर हो जाएगा ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का, जिसमें माइनस स्टेबल बन रहा है वो आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे ज्यादा इजीली कौन रिमूव किया जा सकता है? HC, क्योंकि बनने वाला अनाइन स्टेबल है। कितने में मैं सही किया था? लिखो। बनने हिंदी में ऐसे ही लिखा जाता है। ऐसे कौन लिखता है भाई? ये क्या होता है? गलत है, दिस इज करेक्ट। हिंदी सिखाओगे मुझे? हुआ ये? चलो बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन मिला, वो करा रहे हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर बताना है, कहां पे ज्यादा कहां पे कम। इन दोनों पेयर में से किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा? पहला, इन दोनों पेयर में से किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
इन दोनों पेयर में से किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा? ऑप्शन डी बी CH3 बोरोन नाइट्रोजन, इन दोनों पेयर में से किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा? ई पार्ट फिर कंपेयर करना है आपको ये विच इज हैविंग ग्रेटर रेजोनेंस एनर्जी, एफ पार्ट, इन दोनों में से किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा? जी पार्ट, इन दोनों में से किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा? एच पार्ट, इन दोनों में से किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा? आई पार्ट, इन तीनों में रेजोनेंस एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा? कर सकते हो मेरे हिसाब से। जिसका रेजोनेंस अच्छा है उसका रेजोनेंस एनर्जी बढ़िया। अब रेजोनेंस अच्छा किसका है वो आप मैच करते जाओ। दो मिनट दे रहा हूं सबको, अटेम्प्ट करो। बी के दोनों सेम बन गए। अरे एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज, सेम कहां से? 100 SMS क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? कुछ नहीं, जल्दी से लिखो और मार्क करके रखो। एग्जैक्टली 2 मिनट में डिस्कशन करेंगे। हो गया, डिस्कशन करें। अरे हुआ या नहीं हुआ? नहीं, चलो दे रहे हैं, 1 मिनट और करो। देखो करा रहे हो, इसमें यहाँ और यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इसमें लॉन्ग कॉन्जुगेशन है। लॉन्ग कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है ना। इन दोनों में चेक करो, ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम, ये एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, उसने एनर्जी ज्यादा नहीं पूछा है, रेजोनेंस एनर्जी का पूछा है।
इन दोनों में 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा और ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम बनेगा। नॉन एरोमेटिक का रेजोनेंस एनर्जी हायर होगा। इसके केस में ऊपर वाला सिस्टम सेम है जहां पर बोरॉन की वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है बेटर रेजोनेंस नाइट्रोजन का होता है, क्योंकि अगर उसका प्लस चार्ज ज्यादा है तो वो स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसीलिए रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज्यादा। इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो इसीलिए रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज्यादा। इन दोनों में कंपेयर करोगे इसीलिए सल्फर वाले की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, क्योंकि सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसमें ये एरोमेटिक, इसमें नाइट्रोजन वाला ज्यादा, और इन तीनों में रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करोगे तो 3 बेंजीन की ज्यादा, 2 बेंजीन की कम और 1 बेंजीन की और कम। ठीक है। अब जो आखिरी क्वेश्चन है ना, वो उसको अगर मैं आई जे पार्ट बोल दूं तो पूछा जाता है रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। तो हो सकता है ये कॉन्सेप्ट मैंने 1-2 बार आपको बताया हो क्लास में। अगर रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग पूछी जाती है तो ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाता है। ऐसा क्या बताया था इसका एक्सप्लेनेशन कि भाई इसमें इसमें और इसमें इसका रेजोनेंस एनर्जी कुछ 115 होता है, कुछ इसका 160 170 होता है और इसका कुछ 190 कुछ होता है। डिवाइड बाई 1 रिंग, डिवाइड बाई 2 रिंग, डिवाइड बाई 3 रिंग अगर करोगे तो पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी पहले वाली की ज्यादा होती है, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। ठीक है। एक क्वेश्चन बचा है लेकिन उसके बाद मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो वो हम देखेंगे लास्ट जो रिवीजन क्लास होगी इसमें। होस्ट में कौन है ये लिखो सब लोग। सत्येंद्र, जल्दी नोट करो, मुझे सेकंड क्लास शुरू करनी है। अरे जेल्डाल रिएक्शन उसमें पढ़ ली होगी ना तुम लोगों ने। पीओसी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था तुमको 11th में? उसमें जेल्डाल रिएक्शन पढ़ाई गई होगी। हाँ, लीव कर सकते हो। अरे मुझे बताओ जरा, पीओसी पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? कौन बताएगा? हाँ, लीव कर सकते हो। पीओसी पढ़ना होगा और क्या। क्यों दिया है वो? एंटरटेनमेंट के लिए दिया है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे मैंने किसी ने ही पढ़ाया हो? हाँ पढ़ाया ना, बस चिल करो। चलो ठीक है, खड़ा। सीआर की क्वेश्चन टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, कोई भी स्टूडेंट सीआर की टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, कोई भी स्टूडेंट।